तो चलिए, आर्थिक विकास को हम समझ रहे हैं और ये आज हमारा तीसरा भाग है इसमें, और इस चैप्टर का अंतिम भाग है। आज इसको क्लोज कर लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है इस चैप्टर के माध्यम से, आर्थिक विकास की समझ हम समझ रहे हैं। शुरुआत है ये आर्थिक विकास के विषय में। तो इसमें अभी तक हमने सीख लिया है विकास के मायने, यानी प्रति व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। हर स्तर के व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, विकास को समझने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय विकास जब की बात की जाती है तो एक मापदंड भी अपनाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। विभिन्न देशों की राज्यों की तुलना की जाती है, विश्व बैंक के अलग माध्यम हैं, और ये आय और अलग मापदंड जो हैं उनके विषय में भी हमने चर्चा की है तुलनात्मक रूप से। और इसी तरह से जब ये उसके सुधारात्मक रूप है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना हर बार तैयार की जाती है। इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने चर्चा कर ली है डिटेल में, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो ये है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कैसे कैसे होता है और हमें क्या चाहिए, फिर विकास कैसा होना चाहिए, विकास की धारणीयता क्या हो। बस आज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है कुछ। अब वो हैं कैसे, देखिए, एक है नवीकरण संसाधन, जिनको हम उसका एक साइकिल बन जाता है तो वो उसको पुनः उसकी पूर्ति की जा सकती है। जिन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सकती है उन्हें ऐसे संसाधन जिन्हें वो नवीकरण संसाधन होते हैं। जैसे जल है, वनस्पतियाँ हैं, कृषि उत्पाद वगैरह हैं, ये नवीकरण संसाधन हैं। अब देखिए, इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। जल को लें तो हम आए दिन देखते हैं कि चाहे घरों में, प्रत्येक घर में समर लगी है, शहर में घर घर में समर लगी है, और पानी ऐसे ही बह रहा है। ये जो भूजल है, ज़मीन के अंदर जल है, ये नवीकरण तो है, लेकिन इसके अंदर, ज़मीन के अंदर डाला जाएगा तो, और वो जो जल संरक्षण का कोई भी योजना है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं हम लोग। उसको करना चाहिए ताकि जो भूजल है, यानी ज़मीन के भूमिगत जल है, ज़मीन के अंदर का जल है, वो लगातार बढ़ता, यानी बना रहे, और फिर हम उसका उपयोग करते रहें तो उसका एक साइकिल बना रहेगा। और हम करते क्या है, उसको ऐसे तो कोई इंतजाम करते नहीं कि वो पानी अंदर जाए। पानी को हम अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, तो इसी को अत्यधिक दोहन कहते हैं। और इसी तरह से कृषि के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे वन बाई वन। आज हम छोटे रूप में मतलब देख लेते हैं। तो केवल जल के माध्यम से हम देख लेते हैं। भारत में 300 जिलों की रिपोर्ट है, की सूचना मिली है, जहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। यानी जो वाटर लेवल था, पानी का जो स्तर था, वो 4 मीटर नीचे चला गया है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। इस समय 1/3 अति उपयोग कर रहा है, और इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो 25 वर्षों में, अगले 25, यानी अभी चल रहा है 2020 है तो 45 में, देश का 60% भाग, अभी 1/3 आ गए, अभी 1/3 है, यानी अब दोगुना अति उपयोग कर रहा होगा। तब क्या होगा, भूमिगत जल की कमी हो जाएगी। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेज़ी से विकसित हो रही शहरी बस्तियों में पाया जाता है। शहरों में तो कुछ पूछी मत, घर घर में समर लगी हैं और अंधाधुंध पानी चल रहा है, और ये पानी सब वेस्ट हो रहा है। नीचे का जो भूमिगत जल है, जो उपयोगी जल है, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है।
इस जल के बारे में, जल संसाधन में हम पढ़ेंगे कि कैसे कितना जल हम उसको उपयोग कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। पानी बहुत मात्रा में है पृथ्वी पर, माना कि पानी बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो उपयोग लायक नहीं है। जितने भी समुद्रों में, सागरों, महासागरों में पानी है वो सब खारा पानी है। उसका उपयोग हम किसी भी रूप में नहीं कर सकते, न तो खेती के लिए कर सकते हैं, न पानी पीने के लिए, कपड़े धोने नहाने के लिए भी नहीं कर सकते। उसको फिर बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा, फिर एक अलग से विकास करना पड़ेगा। पानी को हम रिफ़ाइन कर करके, शुद्ध कर करके फिर उसी को इस्तेमाल करेंगे। और बेहतर है ये होगा कि हम उस जो भूमि जल है उसका साइकिल को बनाएं, यानी जो नदियों में जो बरसात का पानी है उसको हम नीचे जाने दें, इस तरह से स्रोत बनाएं ताकि जो भूमिगत जल है वो उसकी जो मात्रा है वो बराबर बनी रहे और हमारे लिए उपयोगी बनी रहे। आगे एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जो खनिज तेल हैं उनके माध्यम से ये अनवीकरण संसाधन है। अनवीकरण, जिन संसाधनों की पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, उन्हें अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज तेल या कोयला है, इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है। हम अंधाधुंध इसको निकाले जा रहे हैं, जबकि ये सब सीमित मात्रा में है। अब कितनी मात्रा में है इसका थोड़ा सा आकलन करके देख लेते हैं। देखिए, कच्चे तेल का जो भंडारण है वो मध्य पूर्व जो क्षेत्र है, एशिया का जो मध्य पूर्व क्षेत्र है, वो उसमें इतना ये जो है ये मात्रा दर्शाई गई है, ये अधिकतम 70 साल चल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 साल चलेगा मात्र। विश्व में, पूरे विश्व की तुलना करें तो 50 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा ये तेल। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कुछ दूसरा विकास करें, और या फिर हम ये है कि अभी से अपना दूसरा विकास करना शुरू कर दें और इसका भी हम उपयोग कर बहुत सीमित मात्रा में, बहुत ज़रूरी हो तभी हम इसका उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए विकास कैसा होना चाहिए। वो तो ऐसे रहा है, अंधाधुंध इसका दोहन करते चले जा रहे हैं और आगे के लिए हम सोचते ही नहीं। अब विकास की धारणीयता, यानी विकास कैसा होना चाहिए, विकास के लिए धारणीयता का महत्व। तो कैसा विकास होना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। बहुत बड़ी बात है। यानी पूर्वजों से उत्तराधिकार में, पूर्वज तो चले गए, देखिए ऐसा नहीं है, पूर्वजों से नहीं लिया है, हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को वापस करना है। ये जो संसाधन हैं उसको हमें, इस विश्व को पूरे संसाधनों के साथ अपने बच्चों को लौटाना है। यानी हमें उसका उपयोग कम से कम करना है, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही करना है, और उसका जो नवीकरण है उसका नवीकरण भी करते रहना है साथ साथ। धारणीयता से तात्पर्य यह भी ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, यानी बच्चों के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखें। यानी ये जो संसाधन हैं वो अधिक से अधिक समय के लिए बने रहें, इस हिसाब से हमें उनका उपयोग करना है। नवीकरण संसाधनों का भी हमें अत्यधिक दोहन न करना चाहिए, न करें, और बल्कि उनके नवीकरण में सहयोग करते रहें ताकि ये संसाधन भी निरंतर उपयोग हेतु उपलब्ध बने रहें। ऐसा करने से ही सतत विकास, यानी हमेशा विकास संभव है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास संभव है। सतत विकास तभी संभव है जब हम अनवीकरण संसाधनों का कम से कम या नितांत आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। तो ये जो लाइनें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान की प्रक्रिया
वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। कभी भी विकास से संबंधित क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रूर जोड़िएगा और इसको समझाइए ढंग से। ये यहाँ अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। इस साल ऐसे ही पढ़ाई होगी, ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। धन्यवाद।